नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, अपन पिछली क्लास के अंदर रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके उसकी हत्या करवा चुके थे। जो 1774 के अंदर उसकी हत्या मतलब उसने आत्महत्या कर ली थी। फिर बाकी के जो नवाब आए उन्होंने अपनी ठीक ठाक ज़िंदगी जीवी। लेकिन उससे पहले अपन ये इसके ऊपर जब मुकदमा चल रहा था उसने कुछ कथन कहा था, वो देखिए। क्लाइव ने खुद कैसे अपने आप को क्या कहा, वो चीज़ें हैं। क्लाइव खुद को कैसे देखता था, ये चीज़ें। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने यह कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखते हैं उसने क्या कहा। अब रॉबर्ट क्लाइव वो कटघरे के अंदर खड़ा है और अपनी सफाई दे रहा है, ठीक है ना। 1772 के अंदर उसको वहाँ बुला लिया गया भ्रष्टाचार के आरोप में, तो वहाँ पे ये सफाई दे रहा है। क्या कह रहा है? उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया। कौन कह रहा है? रॉबर्ट क्लाइव कह रहा है। एक ताकतवर राजा मेरे इशारे पर चल रहा था। कौन? सिराजुद्दौला। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, मतलब मैं दया करूं तो वो शहर अच्छा रहेगा, मैं दया नहीं करूं तो वो बुरा रहेगा। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए अपनी गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुला हुआ था, ठीक है। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। ये कथन कौन कह रहा है? रॉबर्ट क्लाइव कह रहा है। कहाँ पे खड़ा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार के आरोप में इंग्लैंड की संसद के अंदर खड़ा रह करके ये बात कर रहा है। तो ये बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव, जो अपनी पैरवी थी, या फिर इस तरीके से कहें जब किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है तो वो संसद में जाकर किस तरीके से बोलता है, उसके संदर्भ में ये अपनी बातचीत वहाँ का जो अध्यक्ष है उसको बता रहा है। अब कंपनी का फैलता शासन अपना टॉपिक है। यदि हम 1757 से लेकर के 1857 के बीच की ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है कि किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। इस चीज़ को अंडरलाइन करें। अनजान इलाके में कंपनी ने कभी भी सीधे आक्रमण नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया था। तो कंपनी ने इस तरीके से कूटनीति अपनाई थी। वो डायरेक्ट कभी भी किसी राज्य के अंदर अपना हमला नहीं करती थी, वो वहाँ की स्थिति देखती थी। जैसे कि उसने बंगाल के नवाबों की स्थिति देखी कि वहाँ पे कौन सा शासक बन रहा है, कौन से उसके विरोधी है। अगर विरोधियों की संख्या ज़्यादा है तो कंपनी वहाँ विरोधियों से हाथ मिला करके कठपुतली नवाब बना दिया करती थी। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दी। इसको भी अंडरलाइन करो। बक्सर की लड़ाई 1764 मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में हुई थी, और कंपनी ने रेजिडेंट तैयार कर दिए, और ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। ध्यान रखें, कंपनी ने किस लड़ाई के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस लड़ाई के बाद में भारत की प्रत्येक रियासत के अंदर एक रेजिडेंट तैनात कर दी। और रेजिडेंट का मतलब होता है ये कंपनी और व्यवसाय, कंपनी की राजनीतिक व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। मतलब एक व्यक्ति, जैसे अपन वर्तमान में कहें राजदूत, जैसे एक देश का दूसरे देश में राजदूत होता है, उसी प्रकार उसने क्या किया का ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर की लड़ाई के बाद में जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों के अंदर एक एक रेजिडेंट तैयार कर दिए। ये रेजिडेंट कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। तो इनका काम क्या था? कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें
आगे बढ़ाना था। और रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारत के राज्यों के भीतर मामले में दखल देने लगे, और रेजिडेंट के माध्यम से ही कंपनी जो है वो भारत के भीतरी राज्य थे उनके अंदर दखल देने लगे। और अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। अब ये सहायक संधि क्या है, किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखो सहायक संधि क्या थी। देखो सहायक संधि का मतलब क्या हुआ करता था कि जैसे कोई रियासत है, वो रियासत अपना सही तरीके से शासन नहीं कर रही है, या उस रियासत के ऊपर कोई दूसरा रियासत वाला आक्रमण कर रहा है, तो कोई एक रियासत क्या कर लेती थी, अंग्रेज़ों के साथ में सहायक संधि कर लेती थी। और सहायक संधि से क्या होता था कि अंग्रेज़ सहायक संधि में ये लिखते थे कि आपको स्वतंत्र सेना नहीं रखनी पड़ेगी, आपकी जो रियासत है उसकी सुरक्षा हम करेंगे। तो अंग्रेज़ों की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, और वहाँ जो सैनिक थे उनको हटा दिया जाता था, और अंग्रेज़ों की तरफ से वहाँ सैनिक स्थापित कर लिए जाते थे। तो ये इस तरीके से एक षड्यंत्र है जो अंग्रेज़ इन रियासतों को हड़पना चाहते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अब जिसने भी सहायक संधि की है उसको कंपनी को मतलब जिस रियासत ने सहायक संधि कर ली अंग्रेज़ों के साथ, तो उस कंपनी मतलब उस रियासत को कंपनी को पैसे देने पड़ते थे या कुछ हिस्सा देना पड़ता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर इनका जो इलाका था वो कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। देखो मज़ेदार चीज़, देखो आपने संधि कर रखी है और संधि के बाद अगर आप पैसे नहीं चुका पा रहे हैं तो कंपनी क्या कर लेती थी, उस कब्जे को हड़प लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था जो 1798 से 1805 तक रहा था, उस समय अवध के नवाब 1801 तक अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने सहायक संधि कर रखी थी। ठीक है ना, तो यहाँ चीज़ अंडरलाइन कर लीजिए इसको। जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल थे उस समय अवध के नवाब ने अपना आधे से अधिक हिस्सा खो दिया था, क्योंकि उनके पास में सहायक संधि के पैसे चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। और ऐसे इसी उदाहरण पर हैदराबाद था, उस हैदराबाद को भी छीन लिया गया। अब देखो यहाँ एक फ़ोटो शूट हो रहा है, फ़ोटो शूट पे चलते हैं ना। फ़ोटो शूट में क्या बताया गया है, सुजाउदौला बताया गया है, टीली कैटल। सुजाउदौला कौन था भाई? सुजाउदौला ये बंगाल का नवाब था। एक सिराजुदौला था जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा था, और सुजाउदौला जो है ये बक्सर की लड़ाई में था। ठीक है ना, बक्सर की जो लड़ाई हुई थी ना, बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर, 1764 के अंदर सुजाउदौला एक व्यक्ति था, और जो 1757 था उसके अंदर जो प्लासी का युद्ध था वो सिराजुदौला था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ सिराजू था या सुजाऊ है। ठीक है ना। बक्सर की लड़ाई के बाद संधियों का फलस्वरूप नवाब सुजाउदौला के ज़्यादातर अधिकतर छिन गए, और लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही सेना चौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सुजाउदौला है, कोई खास नहीं है। अब बात करेंगे अपन टीपू सुल्तान की। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद पढ़ लेना। ओ एक मिनट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जेम्स मिल आया है। ओके, कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने क्या कहा है, ये देखते हैं। भाई जेम्स मिल कौन था भाई? स्कॉटलैंड का निवासी था जिसने एक पुस्तक लिखी थी, ए ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया या ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना, ब्रिटिश भारत का इतिहास। वो क्या कहता है कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है, हम उसे हस्तक्षेप की मनसाई निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है, रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो चीज़ें आराम से चलती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ
चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाता है। तो ये फालतू में यह ज्ञान देने आ गया जेम्स मिल, ठीक है ना। अब बात करेंगे टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर। सबसे पहले टीपू सुल्तान का फ़ोटो देखो आप, क्या करो, फ़ोटो देखो। फ़ोटो देखने में आप बहुत माहिर है। कुछ बच्चों ने तो यहाँ पे मूँछों के ऊपर कलर भी कर दिया होगा, है ना, ऐसे ब्लैक ब्लैक कर दिया, नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ये कौन था, शेर। कहाँ का शेर, टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर। जब कंपनी अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा, कंपनी को जब राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपना लिया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात समझ आ सकती है। देखो, कंपनी पहले कभी डायरेक्ट आक्रमण नहीं करती थी। जैसे जैसे समय बदलता गया, कंपनी की स्थितियाँ भी बदलती गई, और यहाँ पे कंपनी डायरेक्ट सैनिक आक्रमण कर रही है। हैदर अली, जिसका शासनकाल 1761 से 1782 है, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, शासनकाल 1782 से 1799 तक है। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। किसकी बात हो रही है, मैसूर की बात हो रही है। जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप लोग भी अंडरलाइन करें। हैदर अली का शासनकाल कब से है, 1761 टू लेन 1782 तक। और हैदर अली के बाद भी बेटो बजो को शासक बने, जगह का नाम है टीपू सुल्तान। बौकत बने 1782 लेन 1799 तक। और ये दोनों ही शक्तिशाली शासक हैं, और इनके नेतृत्व में जो मैसूर था वो काफ़ी ताकतवर था, क्योंकि ये बड़े ताकतवर शासक थे। और मालाबार तट पर होने वाला जो व्यापार है वो कौन से राज्य के अंतर्गत आता था, मैसूर रियासत के नियंत्रण में आता था, जहाँ से कंपनी जो है वो काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले सभी बंदरगाह 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले सभी बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची पर निर्यात की रोक लगा दी, और सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। और टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए थे, और उनकी मदद से कंपनी सेना का आधुनिकीकरण और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहे थे। पूरी बात समझो। यहाँ पे जो युद्ध होगा वो टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में होगा। किन कारणों से होगा ये देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को अपना खतरा क्यों मानती थी। तो देखो, टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान के पापा दोनों बड़े खतरनाक शासक थे, और कंपनी की दाल इनके ऊपर गलने वाली नहीं थी। और जो मालाबार तट है, जो मैसूर के अंदर पड़ता है, और मालाबार तट के अंदर जितना भी व्यापार होता था वो सब इस रियासत के नियंत्रण में था। और मालाबार तट से कंपनी इलायची है, काली मिर्च है, इस तरीके के जो चंदन की लकड़ी वगैरह जो व्यापार होते थे उसके ऊपर टीपू सुल्तान ने रोक लगा दी, ठीक है ना। और वहाँ के जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में व्यापार कर रहे थे उन्हें भी कह दिया कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में व्यापार नहीं करोगे। और टीपू सुल्तान ने कांटेक्ट किससे कर लिया, जो फ्रांसीसी आए हुए थे। और यहाँ पे आपको अगर मैं चीज़ पूछूं कि सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली के बाद में कौन आए, डच, और डच के बाद में कौन आए, फ्रांसीसी हो गए, ठीक है। तो जब ये फ्रांसीसी यहाँ पे आए हुए थे तो सुल्तान ने फ्रांसीसियों से घनिष्ठ संबंध बना लिए, और उनसे अत्य आधुनिकता की मदद लेकर के उन्होंने अपनी सेना में आधुनिकीकरण कर दिया। यानी अंग्रेज़ों के पास में जिस तरीके की सेना और हथियार थे उसी तरीके के टीपू सुल्तान भी रखने लगा। किन की मदद से, फ्रांसीसियों की मदद से। सुल्तान के इन कदमों पर अंग्रेज़ आग बबूला हो गए। सुल्तान के इन कदमों पर अंग्रेज़ आग बबूला हो गए। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि यह जो दूसरे लोग हैं वो इसकी सहायता करें, ठीक है ना, जो फ्रांसीसी है वो इसकी सहायता करें। और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी और घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को
नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार लड़ाई हुई। कितनी बार लड़ाई हुई? 4 बार लड़ाई हुई। कब कब? 1767 से लेके 69, फिर 1780 से 84, फिर 1790 to 92 और फिर लास्ट में 1799। 4 बार लड़ाई हुई मैसूर के साथ में। कितनी बार लड़ाई हुई? 4 बार। श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई थी वो आखिरी लड़ाई थी और जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और इसी के साथ मैसूर पर साइक संधि थोप दी गई। देखो, टीपू सुल्तान के ऊपर अंग्रेज आग बबूला क्यों हुए वो कारण अपन देख चुके कि भाई इस कारण से अंग्रेज है वो टीपू सुल्तान के ऊपर आग बबूला हो गए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। ठीक है, और इसी कारण से अंग्रेज़ों ने टीपू के साथ में 4 बार लड़ाई लड़ी। एक 61 to 69, 80 से 84 और 90 to 92 और लास्ट 1799। और 1799 की जो लड़ाई थी वो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई थी जिसमें कंपनी को सफलता मिली और टीपू अपने राज्य की सुरक्षा करते हुए मारे गए। और जैसे टीपू की हत्या मतलब मर गए उसके बाद में वहाँ का जो राजकाज था वो मैसूर के अंदर एक पुराना राजवंश था वोडियार राजवंश, उसके हाथों में दे दिया गया और जब उसको दिया तो कंपनी ने उसके ऊपर सहायक संधि थोप दी। अब आप खुद मुझे कमेंट करके बताओ कि सहायक संधि का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा दूंगा। फोटो बड़ा मस्त है, इसको देखो आराम से। पहले एक शेर है, शेर के नीचे एक अंग्रेज अधिकारी पड़ा है, मेरे को ऐसा ही दिख रहा है। टीपू का खिलौना शेर, यह है टीपू की एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबोचे हुआ है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती है। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। लंदन में कौन सा है? विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम है, वहाँ पे रखा हुआ है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए यानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गए और ये वर्तमान में कहाँ पे पड़ा है? एल्बर्ट म्यूजियम है ब्रिटेन के अंदर, लंदन में, वहाँ पे पड़ा है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। अब टीपू को शेर क्यों कहा जाता है, इसकी कहानी है। टीपू को शेर कहने के पीछे कहानी क्या है? राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशोगान किया जाता है। 1782 में मैसूर का राजा टीपू सुल्तान के बारे में कहा गया कि एक बार वे फ्रांसीसी दोस्त के साथ में जंगल में शिकार करने गए और वहाँ शेर उनके सामने आ गए और बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया और इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। इनकी राजशाही झंडे पर भी शेर की तस्वीर दिखाई देती है। तो ये सामान्य जानकारी थी कि भाई किस तरीके से जो था वो टीपू सुल्तान एक शेर थे या शेर मैसूर बने, तो उन्होंने शेर को मार दिया इसलिए शेर मैसूर बने। अगला टॉपिक है मराठों से लड़ाई। मराठों की लड़ाई के बाद में नए शासन की स्थापना, और उम्मीद है कल की क्लास में इसको समाप्त कर देंगे। आज थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी और नेक्स्ट सारी जानकारी अपन करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक लिए बच्चों गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करो कि नई क्लास का अपडेट आ चुका है। ठीक है, गुड नाइट।